Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of HMT. देखिए ऑलरेडी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया था HMT के थ्योरी क्लासेस को, और आपने अगर थ्योरी क्लास नहीं ली है तो उसका नीचे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, और उसमें हमने कुछ टॉपिक को समझा था, लाइक हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और हीट ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड्स हैं, और व्हाट इज़ द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और हमने इन चीज़ों को जाना था। उसके बाद पार्ट 2 लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सोल्विंग। ठीक है, चलिए आज कुछ हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो कि गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर हैं, और जिससे आपका कॉन्सेप्ट होगा वो बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन हीट फ्लो एंड फॉर द सेम थिकनेस द टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल विल बी। देखिए टेम्परेचर ड्रॉप को हम डी टी या फिर कई बार डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फोरियर्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था थ्योरी क्लास में, द हीट ट्रांसफर अक्रॉस द सरफेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब वहाँ पर के जो क्यू बताता है वो हमारा हीट ट्रांसफ़र बताता है, हीट ट्रांसफ़र का रेट है कि कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको हम किलो जूल पर सेकंड या जूल पर सेकंड में बोलते थे। ठीक है, जिसको हम वाट भी बोलते हैं। ठीक है, वेयर के इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा मैंने बताया था वीडियो के अंदर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा कौन सा होता है, जो नॉर्मल होता है सरफेस के, जिसपे हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से हमारा हीट इन हो रहा है, यहाँ से हीट का एग्जिट हो रहा है, तो जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, नॉर्मल टू द हीट ट्रांसफर फ्लो। तो ये सरफेस एरिया हम लेते थे। ठीक है, डी टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर टी आई इज द इनर वॉल टेम्परेचर एंड टी आउटर इज द आउटर वॉल टेम्परेचर, वेयर डी टी इज द टी इनर माइनस टी आउटर। ठीक है, और अगर बार हम बाहर माइनस साइन लेते हैं तो अगर हम इसको हो जाता है डी आउटर माइनस टी इनर। ठीक है, या फिर टी टू माइनस टी वन, और याद रखना है टी वन इज ग्रेटर देन टी टू। ठीक है, इनर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा यहाँ से, तब हमारा हम बता सकते हैं कि भाई टेम्परेचर का जो वो है, वो स्लोप है, वो क्या कर रहा है, वो डिक्रीजिंग है। हमें पूछा गया है कौन सा स्लोप हमारा किस में क्या होगा, मटेरियल का सबसे ज़्यादा ड्रॉप होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर ड्रॉप हम देख सकते हैं फॉर्मूला से, और हमें बोला हुआ है Q इज इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, और हमें मटेरियल दे रखे हैं कॉपर, स्टील, ग्लास वूल एंड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, और हमें क्या क्या गिवन कंडीशन है फॉर द गिवन हीट फ्लो। ठीक है, हीट फ्लो हमारी सबकी सेम है, फॉर पर्टिकुलर अमाउंट बोल सकते हैं, सेम थिकनेस, दैट मीन्स जो डी एक्स को हम थिकनेस से डिनोट करते थे, ये जो डी एक्स थी तो ये हमारा सेम है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में बात नहीं है तो हम इसको भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को सेम बोल देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, वेयर थर्मल कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ड्रॉप, और वी कैन से टेम्परेचर ड्रॉप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कम होगा उसका ही सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कॉपर कंडक्टिव है, स्टील भी कंडक्टिव होता है, तो सबसे जो हमारा जो सबसे बैड कंडक्टिविटी है वो हमारी होगी ग्लास वूल की। ठीक है, तो ग्लास वूल के अंदर ड्रॉप सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एंड बी एंड ए और डी आपके इजिली एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.4 किलो जूल पर kg is at temperature 60 degree Celsius and it is dropped into the 1 kg of water at 20 degree Celsius. The final steady state temperature of the water is। देखिए हमें बोला गया है कोई बॉल है, ठीक है, इसको हम वाटर में डिप कर रहे हैं। ठीक है, वाटर का टेम्परेचर है हमारा जो ये 1 kg ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी डब्ल्यू हम डिनोट कर देते हैं, और ये टी ऑफ बॉल है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये गर्म है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वाटर के कंपेयर में। और जो इसका जो स्पेसिफिक हीट है बॉल की, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल विच इज़ 0.4 किलो जूल पर kg। ठीक है, अब इसको हम इसमें ड्रॉप कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि द फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर बताओ। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक बेसिक फंडामेंटल याद रखना है। देखिए अगर आप जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि कोई भी अगर मैं हॉट कॉफ़ी को एक रूम के अंदर रख देता हूँ, ठीक है, कॉफ़ी का टेम्परेचर है मान लो 70 डिग्री सेल्सियस और रूम का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कॉफ़ी मग है वो क्या करता है, वो ठंडा होने लगता है, और हमारी जो कॉफ़ी क्या हो जाती है, वो कोल्ड हो जाती है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो हीट रिजेक्ट हो रही है आपके सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, और धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारी कॉफ़ी होगी वो एक रूम टेम्परेचर या फिर एक कॉमन टेम्परेचर अटेन कर देगी, मतलब अप्रॉक्स 27 या 30 डिग्री सेल्सियस अटोम हो जाएगा, और वहाँ से क्या होगा, हमारा कॉफ़ी से कोई भी हीट ट्रांसफ़र होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे या कॉमन टेम्परेचर या फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे आ गई है, जो टाइम के साथ हमारा टेम्परेचर नहीं बदल रहा है उसके बाद। तो हमें वो टेम्परेचर पूछा है कि भाई बॉल को डिप कर देंगे पानी में, तो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर बताओ जहाँ पर हमारा हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या हो जाए, वो रुक जाए।
ठीक है। तो होगा क्या, जो बॉल हमारी क्या होगी, जब डिप हम करेंगे तो बॉल क्या करेगी, हीट रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज पानी क्या है इसके कंपेयर में ठंडा है और पानी हीट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि जितना हीट रिजेक्ट करेगा उतना ही हीट एक्सेप्ट करेगा हमारा वाटर। ठीक है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mc/dt। ठीक है, वेयर m इज द मास एंड c इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू जो हम ले रहे हैं, सब्सटेंस जो ले रहे हैं, dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हम बात करेंगे Q रिजेक्टेड बाय द बॉल इज इक्वल टू Q एक्सेप्टेड या गेन बाय द वाटर। ठीक है, तो और इसको हम बोलेंगे मास ऑफ द बॉल, mc/dt की हम जस्ट उसको ब्रेक करें फॉर्मूला को, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉल। ठीक है, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉल एंड और टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा dt इज द फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ द बॉल जो हमारा अटेंड करेगा एक पर्टिकुलर हीट रिजेक्शन के बाद। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा, आपका हायर टेम्परेचर कितना था वो है हमारा हॉट। ठीक है, माइनस फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा, दैट मीन्स ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा, वो हम डिनोट करेंगे टी फाइनल टेम्परेचर जिसको अटेन करेंगे। ठीक है, और हीट गेन बाय द वाटर हो जाएगी आपकी मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड टी फाइनल टेम्परेचर माइनस टी इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, या फिर कह सकते हैं वाटर टेम्परेचर जो भी हमारा वाटर का गिवन है। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमारी। मास हमें कितना दिया गया है बॉल का, ठीक है, मास अब देखते हैं, स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg, तो हमारा ये 1 हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट दैट इज 0.4। ठीक है, और हॉट टेम्परेचर दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू मास ऑफ द वाटर इज 1 kg मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कितना होता है, आप आपको बताइए, स्पेसिफिक हीट आपको वाटर का याद होना चाहिए, बताओ कितना होता है, और कमेंट में आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम अप्रॉक्सीमेट 4.18। ठीक है, एंड टेम्परेचर डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस और आपका वाटर टेम्परेचर दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इजीली कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर विल बी 23.5 डिग्री सेल्सियस। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज़ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर आयरन, लिक्विड वाटर एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर एंड प्योर एल्यूमिनियम कैन बी अरेंज। ठीक है, हमको क्या करना है, थर्मल कंडक्टिविटी की डिक्रीजिंग वैल्यू डालनी है, तो मतलब यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, देन उसके बाद ये होगी मिनिमम तक जाएगी। ठीक है, तो हमारी देखिए सबसे ज़्यादा हमारी थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होगी, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, प्योर आयरन है, लिक्विड वाटर है और हमारा उसके बाद सैचुरेटेड वाटर वेपर है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारी प्योर एल्युमिनियम कैन बी अरेंज, जैसा कि मैंने बताया था हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर मेटल इज ग्रेटर देन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इम्प्योर मेटल, तो ये यहाँ पे हो जाएगा प्योर एल्युमिनियम सबसे पहले आ जाएगा आपका डी। ठीक है, थर्ड का डी आएगा, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्योर आयरन। ठीक है, प्योर आयरन इज मोर कंडक्टिव। ठीक है, देन इसके बाद हम यूज़ करेंगे कौन सा आएगा आपका, हमारा प्योर आयरन हो चुका है, आपका एल्युमिनियम भी हो चुका है, लिक्विड वाटर और सैचुरेटेड वाटर वेपर में किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी हमारी, बताइए, वो हमारी होगी लिक्विड वाटर की। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड वाटर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, यहाँ पे डी है और यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपका ए, और लास्ट में हमारा कौन सा रह जाता है, वो आपका रह जाएगा ऑप्शन सैचुरेटेड वाटर विच इज सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट हमारा प्योर एल्युमिनियम, देन उसके बाद प्योर आयरन एंड बी इज़ लिक्विड वाटर एंड ऑप्शन, और लास्ट में आपका रह जाएगा सैचुरेटेड वाटर वेपर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखिए गेट 2001 का क्वेश्चन है, बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉपर ब्लॉक ऑफ एन एयर मास ब्लॉक हैविंग सिमिलर डायमेंशन आर सब्जेक्टेड टू द सिमेट्रिकल heat transfer from one face to each block, the other face of the block will reaching to the same temperature at the rate। ठीक है, हमें बोला गया कि एक कॉपर का ब्लॉक है, ठीक है, एक कॉपर ब्लॉक है मान लो, और एक आपका एयर मास ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर एयर ट्रैप्ड है मान लो, ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफर, दोनों में हीट ट्रांसफर क्या है हमारा, सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों में हीट जो फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या होगा, वो इक्वल है, सिमेट्रिकल हीट ट्रांसफर है, फ्रॉम वन फेज टू द अनदर हमारा ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोल देते हैं कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे है, तो इस ब्लॉक से हमारा दूसरे ब्लॉक में जा रहा है हीट का ट्रांसफर, द अदर फेस ऑफ द ब्लॉक विल बी रीचिंग टू द सेम टेम्परेचर एट रेट, कौन से जो ब्लॉक का अदर फेस होगा मान लो वो पहले रीच करेगा टेम्परेचर को। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है,
और जो आपकी एयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक तरीके से इंसुलेटर होती है, हीट को क्या करती है, वो क्या करती है, इजीली फ्लो नहीं करने देती अपने आप में से ड्यू टू द एयर। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा जो विंटर्स में जो हम कपड़े पहनते हैं वो जो क्या होते हैं, जो हमारी ऊन होती है या फिर हमारी जैकेट होती है, उसमें क्या लेयर्स होती हैं काफ़ी, और लेयर्स के बीच में हमारा जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, वो एक इंसुलेटर का काम करती है और हमारे बॉडी से हीट को रिजेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती, ठीक है। तो एयर एक बहुत अच्छा वो क्या है, इंसुलेटर है, वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा और उसकी कंडक्टिविटी क्या है, काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो हमारा जो फास्टर होगा हमारा किसके अंदर, कॉपर ब्लॉक के अंदर जो टेम्परेचर राइज होगा। और बात करें टेम्परेचर ड्रॉप की, जैसा मैंने बताया था कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर ड्रॉप के, तो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी कम होगी उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप ज़्यादा होगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंजीनियरिंग सर्विस 1998 का फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन। द फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन विच इज Q इज इक्वल टू माइनस के ए, यहाँ पे ए मिस प्रिंट है, के ए डी टी बाई डी एक्स एज्यूम्स स्टेडी स्टेट कंडक्शन कंडीशन है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एट द वॉल सरफेस एंड वन डायमेंशन हीट फ्लो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, ठीक है। मतलब जो हमें सही है और हमें क्या है, एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट चूज़ करना है जो हमें स्टेटमेंट क्या है, हमारी जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इज स्टेडी स्टेट कंडक्शन। देखिए हम मान के चलते हैं जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टेडी स्टेट मानते हैं, फोरियर लॉ के जो कुछ अजम्पशन है, फर्स्ट मानते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन हो, सेकंड मानते हैं कि मटेरियल आइसोट्रॉपिक और होमोजीनस हो, दैट मीन्स थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो, हर डायरेक्शन में सेम हो, ठीक है। थर्ड मान के चलते हैं जो हीट फ्लो है वो हमारा क्या है, वो यूनी डायरेक्शनल है, दैट इज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है। वन डायमेंशन हीट फ्लो मान के चलते हैं हम स्लैब के अंदर। फोर्थ हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि जो हमारा कि जो इंटरनली हीट जनरेशन है बॉडी के अंदर वो क्या हो, जीरो हो, ठीक है। ये हमारे कुछ मान के चलते हैं ड्यूरिंग द जो हम एनालिसिस करते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन की, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड है यूनिफॉर्म टेम्परेचर एट द वॉल सरफेस, ये भी हम मान के चलते हैं जो हमारी वॉल्स हैं वो उस पर टेम्परेचर क्या हो, हमारी वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो, टी आई इज़ द इनर वॉल टेम्परेचर, टी आउटर इज़ द आउटर वॉल टेम्परेचर। तो यूनिफॉर्मली टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो हर वॉल, पूरे वॉल पर अगर हम कहीं भी देखते हैं तो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज वन डायमेंशन फ्लो, जैसे मैंने बोला कि 1D फ्लो मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस में हमारा चेंज हो रहा है अलोंग द थिकनेस ऑफ द स्लैब, और वाई और जेड में कोई भी हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और डी टी बाई डी एक्स को हम बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, बिकॉज ये क्या है, स्पेस के रिस्पेक्ट में है। और मैंने जैसे थ्योरी लेक्चर में बताया था, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं तो ये हमारा किसको बोल जाते हैं, टेम्परेचर को, रेट को बोलते हैं इसको, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ भी सही हो जाएगा, बट हमारा सेकंड स्टेटमेंट है कांस्टेंट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कुछ केस में हम थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है, वेरी भी करती है। तो जैसे हम डिनोट करते हैं, अगर हम टेम्परेचर पे जो हमारी टाइम पे डिपेंड करती है, तो K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी, ठीक है, वेयर बीटा इज द कांस्टेंट। जिसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हम बात करें कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी की वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है, तो हम वहाँ पर हम बात करेंगे K इज इक्वल टू K नॉट 1 प्लस बीटा टी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। दैट मीन्स ऑप्शन 1, 3 एंड 4 जी स्टेटमेंट है हमारे डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी टाइम या टेम्परेचर बेस पर, तो हमारी वहाँ कांस्टेंट नहीं रह जाएगी, ठीक है। बट वहाँ भी हमारा जो फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन है वो वैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा इसका इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ प्लेन वॉल of 25 centimeter thick and area of 1 meter square has a thermal conductivity of 0.5 watt per meter per Kelvin. If the temperature difference is 60 degree Celsius, it imposed across it, what is the heat flow? ठीक है, बेसिकली क्या है, फोरियर्स लॉ पूछा है हमें, वो होता है आपका Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। हमें हीट फ्लो कैलकुलेट करना है, दैट इज Q इज इक्वल टू माइनस टेम्परेचर हमारा जो ड्रॉप दे रखा है, हमारा टेम्परेचर ड्रॉप दे रखा है ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो हम क्या है माइनस को साइन को नहीं लेते हैं, बिकॉज माइनस साइन हमारा क्या बता रहा है, जस्ट डिक्रीजिंग द स्लोप, ठीक है। जो हमारा लीनियर स्लोप है वो डिक्रीज करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं तो ये हो जाता है माइनस के ए T2 माइनस T1 डिवाइड बाई डी एक्स, और आपको पता है T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है के ए डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1, ठीक है, sorry T1 minus T2, where T2 is greater temperature and T1 is greater temperature and T2 is smaller temperature, divided by dx, where dx is the thickness of the slab,
ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं सीधी, Q इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी 0.5, एरिया हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो थिकनेस ऑफ द बॉडी है वो हमारी कितनी है 25 mm। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻2 इन मीटर्स में, और आपकी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 120 वाट। ठीक है, कैलकुलेट करना है सिंपली आपके, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ लार्ज कॉन्क्रीट स्लैब 1 मीटर थिक हैज़ 1 डायमेंशन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है कि टेम्परेचर हमारा क्या है लेंथ वाइज वेरी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई स्लैब है, ये स्लैब है, ठीक है, और ये स्लैब जो हमारी है ये क्या कर रही है, इसका जो ये x कोई लेंथ है, जिसके यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L, ठीक है, ये हमारी कोई लेंथ है, ये प्रॉपर इसको हम L डिनोट करते हैं जब हम यहाँ से कम्प्लीटली मेज़र करते हैं। और जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, लेंथ वाइज चेंज कर रहा है, जिसका हमें इक्वेशन दे रखी है 4 - 10x + 20x² + 10x³। ठीक है, वेयर t इज़ द टेम्परेचर एंड x इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द वन फेस टू द अनदर फेस। ये इनर फेस हो और ये हमारा क्या है आउटर फेस है। और हमें स्लैब का मटेरियल थर्मल डिफ्यूजिविटी हमें दे रखी है विच इज़ अल्फ़ा, दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वेयर पर आवर। ठीक है, अल्फ़ा होता है हमारा थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं K/ρC, डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, वेयर K इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, ρ इज़ द डेंसिटी एंड C इज़ द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यूनिट होती है इसकी मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड, या कई बार मीटर स्क्वेयर पर आवर में भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। ठीक है, बिकॉज हमें यूनिट देख सकते हैं डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है dt/d टाउ। ठीक है, वेयर टाउ इज़ द टाइम एंड t इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी 3D कोऑर्डिनेट के लिए, जब हम बात करते हैं आपकी जो इक्वेशन ऑफ कंडक्शन हो जाती है आपकी, वो हो जाती है कर्ल x² कर्ल 2t/कर्ल y² + कर्ल 2t/कर्ल z²। और हम ये जब लेते हैं जब हमारा Q जनरेशन इज़ 0 है, मान के चलते हैं इंटरनली कोई हीट जनरेट नहीं हो रही है, और ये होती है 1/α कर्ल t/कर्ल टाउ, वेयर टाउ इज़ डिपेंड बताता है हमारा टाइम को। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पे क्या है 1D फ्लो की, तो हमारा y का कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो जाएंगे। तो इक्वेशन हमारी आएगी कर्ल 2t/कर्ल x² इज इक्वल टू 1/α इंटू कर्ल t/कर्ल टाउ। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी फॉर 1D फ्लो। ठीक है, और हमारी किसके लिए होगी, इंटरनली हीट जनरेशन हमारा यहाँ पे 0 है। ठीक है, और हमारे पास t का इक्वेशन है, तो हम इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आपकी आएगी 0 - 10 + 40x + 30x²। ठीक है, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा कर्ल 2t/कर्ल x² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 40 + 60x। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो सिंपली आप इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 40 + 60x। ठीक है, और x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 mm इज इक्वल टू, और अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 × 10⁻³ और dt जो कर्ल t/कर्ल टाउ को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। बस हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो रेट निकालना है कि हमें कितना टेम्परेचर हमारा टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज 0.2 हम कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज, देखिए थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होती है अल्फ़ा, वो होती है आपकी K/ρC, वेयर K इज़ थर्मल कंडक्टिविटी, ρ इज़ द डेंसिटी एंड C इज़ द स्पेसिफिक हीट, और अल्फ़ा की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डायमेंशन फार्मूला बात करें तो L2T-1। ठीक है, अब इसमें पूछा हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी, देखिए अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, और इजीली सी और डी के क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैच द लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द लिस्ट गिवन बिलो। मोमेंट ट्रांसफर, देखिए मोमेंटम ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर मैंने जिसको बोला था अभी, किसको बोला था, ये होता है आपका
थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी या फिर हम इसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो हमारा 9th का इजीली देख सकते हैं आपका मोमेंटम ट्रांसफ़र आपका 3rd के अंदर आ जाएगा या काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अंदर आ जाएगा। आपको ये चीज़ पहचाननी है। देखिए अल्फ़ा होता है आपका K/ρc और जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है न्यू, और ये होती है आपकी डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और कई बार इसको यूनिट हम कई बार लेते हैं स्टोक्स के अंदर। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड देखिए एक्चुअल में है क्या, एरिया को हम मीटर स्क्वायर डिनोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी एक तरीके से क्या है, हमारा कितना एरिया ट्रांसफ़र हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा बताता है क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और हम इसको कई बार बोलते हैं कि मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफ़र हमारा कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, क्योंकि ये हमारी बताती है लेयर्स के बीच में जब हमारा जो फ्रिक्शन होता है और इसके पीछे शियर स्ट्रेस जनरेट होती है, वो हमारा होती है आपकी विस्कोसिटी, और विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी इसको कैलकुलेट करते हैं जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताती है, और ये कहते हैं कितना मोमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा पर यूनिट टाइम। तो इसको हम कई बार मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी या फिर मोमेंटम ट्रांसफ़र भी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारा ए का ऑप्शन हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ए के नीचे 2, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और बी आ जाएगा मास ट्रांसफ़र जो आपका होता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और सी होता है हीट ट्रांसफ़र जो आपका आता है आपका थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अल्फा डिनोट्स द हीट ट्रांसफ़र विच इज शोज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, एंड न्यू बताता है आपका मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी या फिर मोमेंटम ट्रांसफ़र। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन इज थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जैसा कि मैंने अभी बोला है कि थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी होता है अल्फा, दैट इज K/ρc। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड लाइक काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड द डायमेंशन फार्मूला इज L2T-1। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, असर्शन हमारा गलत हो जाएगा। एंड रीज़न देखते हैं, द सिस्टम डायमेंशन ऑफ द थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी इज L2T-1, दैट मीन्स रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ फर्नेस इज मेड ऑफ द रेड ब्रिक वॉल 0.5 मीटर एंड कंडक्टिविटी इज 0.7 मीटर फॉर द सेम हीट लॉस टेम्परेचर ड्रॉप, दिस कैन बी रिप्लेस बाय द लेयर ऑफ डायाथर्मिक अर्थ ऑफ द कंडक्टिविटी इज 0.14 एंड थिकनेस इज। देखिए हमें बोला गया है एक फर्नेस है कोई हमारे पास और वो कुछ हीट ट्रांसफ़र कर रही है। ठीक है, ये फर्नेस है दैट इज़ KA/dT/dx। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमें इसको रिप्लेस करना है किसी डायाथर्मिक कंडक्टिव वॉल से, ठीक है, तो उसका हमें थिकनेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमारा थिकनेस है आपका फर्नेस का और ये थिकनेस है हमारा वॉल का जो कैलकुलेट करना है। और दोनों के लिए हमें क्या दे रखी है कि हीट लॉस दोनों का क्या है, हमारा सेम है। ठीक है, तो हमारा हीट लॉस सेम है तो हम इसको एक्यूरेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। वॉल जितना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है उतना ही हमारा, मान लो अगर ये करेगा, जो हमारी वॉल जो हमारी फर्नेस ट्रांसफ़र करी उतनी वॉल करेगी, तो हो जाएगा आपका KA/dT/dx फॉर द फर्नेस, और ये इक्वल टू KA/dT/dx फॉर जो वॉल हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें हम क्या करना है, हमको वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फर्नेस दैट इज़ 0.7। एरिया कितना है हमारा, एरिया दोनों में क्या है हमारा, क्या एरिया हमें गिवन नहीं, दैट मीन्स एरिया हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों का जो एरिया रहेगा हम सेम रहेगा क्योंकि हमको इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप फॉर द सेम हीट लॉस एंड टेम्परेचर ड्रॉप दे रखा है तो टेम्परेचर ड्रॉप भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। थिकनेस हमें इसकी दे रखी है, dt हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा थिकनेस कितना दे रखा है हमें इसका, वो दे रखा है 0.5 मीटर्स। और यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, थर्मल कंडक्टिविटी 0.414 दे रखी है हमें, जो डायथर्मिक वॉल यूज़ करनी है। टेम्परेचर ड्रॉप हमारा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों में ड्रॉप सेम दिया हुआ है, और dx को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इजीली हम जब देखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.1 मीटर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटीमनी एंड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर एटम मेटल्स के आपको क्या है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसके हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका जो ए होता है, जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका ऑक्सीजन का, वो होता है -182.97.2 डिग्री सेल्सियस आपका अप्रोक्स आता है, तो 182.97 डिग्री सेल्सियस इसको ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र लेते हैं, वो होता है आपका
444 ठीक है 444 डिग्री सेल्सियस। और बाकी आपके सिमिलर हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एंटीमनी ये आपका हो जाएगा 630। और आपका हो जाएगा नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड ये हो जाएगा आपका 1063 ठीक है 1063 डिग्री सेल्सियस ऑफ आपका क्या हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है गोल्ड का, बहुत ज़्यादा होता है वैसे भी। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन द लीकेज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आउटसाइड सरफेस ऑफ द स्टील पाइप कैरिंग hot gas is reduced to a greater extent providing refractory brick lining on inside the pipe of the कंपेयर टू द ब्रिक लाइनिंग आउटसाइड। ठीक है, देखिए अगर हमें कोई पाइप को इंसुलेट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पाइप है, इसमें कोई अगर हम लिक्विड फ्लो कर रहे हैं और हमें इसको इंसुलेट करना है तो हम बाहर के ऊपर हम नहीं लगाते, जो भी हमारी अगर लाइनिंग है जो इंसुलेटर लाइनिंग है हम इसको अंदर लगाते हैं। ठीक है, आप अंदर लगाने से क्या होगा, ये क्या करेगा इंटरनली क्या करेगा एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जिससे क्या होगी हीट क्या होगी बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ख़राब होगी तो टेम्परेचर ड्रॉप क्या होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होगा और इजीली क्या होगा हमारा, जैसे मैंने डिस्कस किया था dt इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जितनी खराब उतना ही टेम्परेचर ड्रॉप होगा, दैट मीन्स बाहर हमारी हीट रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं इंटरनली कोई हीट फ्लो और हम बाहर हम लाइनिंग लगाते हैं जो आपकी इंसुलेटर लाइनिंग है, ठीक है, जो आपकी इंसुलेशन है, तो क्या होगा हमारी पहले मटेरियल तक पूरी कंडक्शन होगी और उसके बाद हमारी क्या कर पाएगा ये हीट को इंसुलेट कर पाएगा। दैट मीन्स हमारा क्या है मटेरियल भी उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज होंगी धीरे धीरे और उसकी डैमेजिंग भी हो सकती है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारा जो फ्रिक्शन जो हमारी जो इंसुलेटर लाइनिंग है उसको हम क्या करते हैं इनवर्ड ही प्लेस करते हैं। ठीक है, ताकि वो एक रेजिस्टेंस ऑफर कर सके, हाई थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर कर सके अगेंस्ट द कंडक्शन। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है द रिफ्रैक्टरी ब्रिक लाइनिंग ऑन द इनसाइड पाइप ऑफर अ हायर थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही मैंने अभी डिस्कस किया है, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट और जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे असर्शन को, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन कूलिंग इज यूज फॉर हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल जनरेटर एंड हाइड्रोजन इज अ लाइट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू एयर। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन जो हम यूज़ करते हैं कई बार यूज़ करते हैं फॉर द कंडक्टिंग मटेरियल बिकॉज इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू एयर। और मैंने बताया कि एयर क्या है इंसुलेटर है एक तरीके से और क्या करती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, बहुत ख़राब है, तो इसको हम जनरली क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं, इसको नहीं यूज़ करते तो हम हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। असर्शन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे रीजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कॉर्क इज़ अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, कॉर्क हमारा एक इंसुलेटर है बिकॉज हीट को कंडक्ट नहीं करता, जैसे जनरल लाइफ में आपने देखा भी है जो कॉर्क जो हम लगाते हैं रबर लगाते हैं जो। और नेक्स्ट इज गुड इंसुलेटर आर हाईली पोरस। और गुड इंसुलेटर हाईली पोरस का मीनिंग क्या है, जो कि जहाँ पोरस होंगे वहाँ पर क्या होगी एयर्स होगी और जो एयर होगी वो क्या करेगी एक इंसुलेटर का काम करेगी। ठीक है, वो हमारा क्या करेगी हीट को कंडक्ट नहीं होने देगी। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। In which one of the following material is the heat energy propagation is minimum due to conduction heat transfer। ठीक है, इनमें से सबसे कम एयर किस में होगा, देखिए एयर के अंदर होगा। जैसे मैंने बताया कि एयर क्या होती है एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होती है जो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी सबसे कम है और वो हीट फ्लो को क्या करती है वो रोक देती है। ठीक है, तो लेड भी क्या होगा मेटल है और वो क्या करता है हीट कंडक्ट करेगा कुछ अमाउंट तक। कॉपर तो जैसा कि आपने इलेक्ट्रिकल वायर में देखा ही होगा। वाटर भी हीट को कंडक्ट करता है और आपका एयर क्या कर रहा है सबसे कम कंडक्टिव है, बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ जो हीट को क्या कर पाता है कंडक्ट कर पाता है। ठीक है, अगर कंपैरिजन करें बाकी चीज़ों से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन नॉन मेटल आर हैविंग हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन मेटल्स। ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया था मेटल्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है आपके नॉन मेटल से। ठीक है, और मेटल्स के अंदर क्या होता है जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको पता है जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये बॉन्ड बनाते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये क्या करते हैं कई बार हीट फ्लो के लिए भी हमारा यही रिस्पॉन्सिबल है फ्री इलेक्ट्रॉन। और बात करें नॉन मेटल्स, इनमें क्या होता है जो कंडक्शन होता है ड्यू टू लेटिस वाइब्रेशंस की वजह से होता है। ठीक है, तो रीजन देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आर हायर देन दोज ऑफ नॉन मेटल्स। तो बोथ हमारे दोनों सही हैं बट हमारा देखिए एक तरीके से क्या है दोनों स्टेटमेंट क्या है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉन मेटल इज आर हैविंग हायर थर्मल कंडक्टिविटी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि मेटल्स अभी हमारे क्या होंगे ज़्यादा कंडक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा कंडक्ट करते हैं। जनरल लाइफ में एग्जांपल दे सकते हो, अगर आप एक हाथ में वुड ले लो और एक हाथ में आप लेते हो आयरन का रॉड। ठीक है, दोनों को एक एंड से हम अगर हीट में के सामने रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बर्नर के सामने रखते हैं तो आपका जो आयरन रॉड होगी वो जल्दी हीट होगी और आपके
हाथ तक हीट क्या हो जाएगी, वो पहुंच जाएगी, ठीक है, आपका हाथ गर्म फील करने लगेगा। बट अगर वुड की बात करें तो इजीली क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल का केस है, लैटिस वाइब्रेशन केस है, और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन का केस है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ कंपोजिट स्लैब द टेम्परेचर एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मटेरियल इज इक्वल टू द एवरेज टेम्परेचर of the two ends assuming steady state dimension condition and which one of the following statement is true about the respective thermal conductivity। देखिए दो स्लैब दे रखे हैं, K1 K2 इज द थर्मल कंडक्टिविटी है 2B और B इसका थिकनेस है। हमको पूछा गया है कि भाई रिलेशन बताना है बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ K1 फर्स्ट स्लैब एंड बिटवीन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेकेंड स्लैब, ठीक है। तो ऐसे केस में जो हमारा जो हमारा इंटरनल जो टेम्परेचर होता है, जो जंक्शन टेम्परेचर होता है, वो होता है T1/T2/2, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है जो हमारा बताता है जंक्शन टेम्परेचर। और बात करें दोनों में, अगर जितना हीट ट्रांसफ़र ये करेगा उतना ही ये क्या करेगा, हीट रिसीव करेगा। दैट मीन्स Q रिजेक्टेड इज इक्वल टू Q गेन। तो ये हो जाएगा KA/DT/dx इज इक्वल टू KA/DT/dx फॉर सेकेंड स्लैब। ये फर्स्ट स्लैब सेकेंड स्लैब। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी K1। ए हमारा दोनों का एरिया, हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन हमें ध्यान रखना, ये वाला एरिया होता है दोनों का। तो हमारा A1 क्या है, कैंसिल हो जाएगा A1, ए आपका A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप, अगर हम टेम्परेचर ड्रॉप की बात करें तो हम इसको पुट करेंगे, और जो लेंथ है वो हमारी क्या है, फर्स्ट के लिए 2B है। टेम्परेचर इज ये T1 इज इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, एंड T2 इज़ द फाइनल टेम्परेचर। दैट इज़ यहाँ पे हमारा क्या है, एक फर्स्ट स्लैब के लिए ये हो जाएगा T इनिशियल इंटरनल टेम्परेचर, दैट इज़ इक्वल टू K2 T इनिशियल माइनस T इंटरनल माइनस T2 डिवाइडेड बाय B, ठीक है। T1 की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो इजीली पुट करने के बाद जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा K1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K2, ठीक है। अब वो हम यहाँ भी देख सकते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, इसकी कम है। और थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो इसका क्या है, ड्रॉप भी आप देख सकते हो कैसे है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ड्रॉप। जितना टेम्परेचर ड्रॉप हमारा ज़्यादा होगा उतनी ही थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। जो हमारे इसमें स्लोप देख सकते हो किसमें स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए HMT पर बेस्ड। फंडामेंटल लॉज हैं जो आपके लिए फोरियर्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी बाय अ पर्टिकुलर स्लैब, और हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हम आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, लाइक SSC JEE है, और आपके UPPSC है, और ESE और गेट है, इन पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना, सिर्फ उसमें आपके फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। बट आपको क्या है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि कैसे आपको डेटा को पुट करना है, कैसे यूनिट्स को ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ का जो सिंबल है वो क्या है, ठीक है। और यूनिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट्स आप नहीं पहचानना सीखोगे तो आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा गलत होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके कन्वेक्शन के बेस्ड न्यूमेरिकल्स, और थ्योरी लेक्चर हम इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपलोड किया हुआ है उसका लिंक, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।